नमस्कार, वेलकम टू मिक्स क्लासेस। मैं आप लोगों को आज जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस लेसन। इस लेसन को 10th में तो अच्छा इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन 11th और 12th का बहुत सारा मेजर सिलेबस जो है, मेजर सिलेबस केमिस्ट्री का, वो इसी लेसन के पूरे कंसेप्ट्स पर आधारित है। So if you are well prepared, if you are well confident about the topic periodic classification, then I can give you guarantee that certainly you are going to score very good marks in at least 5 to 6 lessons of 11th and 12th standard. कौन कौन से लेसन्स इस लेसन से रिलेटेड है मैं वो भी आपको बोल देता हूं। 11th के केमिकल बॉन्डिंग लेसन का भी थोड़ा बहुत पार्ट इस लेसन से रिलेटेड है। इसी नाम से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम से ही 11th में भी लेसन है। एक एस ब्लॉक नाम का लेसन है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद में एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम का लेसन है, हाइड्रोजन नाम का लेसन है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी एक सेपरेट लेसन है। ये 11th के हैं, ये 12th के शुरू हो रहे हैं। 12th में फिर से एक बहुत बड़ा सबसे ज्यादा वेटेज वाला लेसन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतने सारे लेसन्स का बेसिक ये 10वीं के 10th स्टैंडर्ड के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम के लेसन से रिलेटेड है। 23-24 साल से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूं और कई सालों से, पिछले 20 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों को मैं गाइड कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, उनके साथ में पढ़ भी रहा हूं। हम लोगों के अनुभव का ज्यादा से ज्यादा फायदा सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए, यही हमारा एम है। यह लेसन को बहुत इंपॉर्टेंस देना है अपने को। ओके, हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बेसिक्स के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको इसमें हेल्प होने वाली है। तो पीरियोडिक फेनोमेनॉन मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फेनोमेनॉन क्या मीनिंग है इसका? क्या इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन इस टर्म का? क्यों करना पड़ता है क्लासिफिकेशन? पीरियोडिक फेनोमेनॉन मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? यह तो पता होना चाहिए बच्चों को। सो टू स्टडी सिस्टमैटिकली एलिमेंट्स, हमने ये क्लासिफिकेशन कर लिया है, तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों ने बता दिया। अब कौन से बेसिस पर, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज। Similarities and dissimilarities in the properties of the elements is the basis for the classification of the elements. जैसे कि क्लासिफिकेशन का बेसिक हम तो ये भी देख सकते हैं, जनरल लाइफ का एग्जांपल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में भी कई सारे क्लासेस हैं। क्यों बनाने पड़ेंगे इतने सारे क्लासेस आपके स्कूल को? इमेजिन करो कि आज हमने कोई एक स्कूल स्टार्ट कर दिया और वो स्कूल में एडमिशन हो गई 10। कितनी एडमिशन हुई टोटल? 10। तो क्या मैं स्कूल स्टार्ट कर पाऊंगा 10 बच्चों के नंबर पर? जिसमें एक बच्चा 7 साल का है, एक 8 साल का है, एक 9 साल का है, ऐसे एक एक ईयर के गैप से मेरे स्कूल में एडमिशन हुई 10। तो क्या मैं ऐसे 10 क्लासेस शुरू करूंगा टीचर्स को अपॉइंट करके एक बच्चे के लिए? नेवर। सही कहा आपने, ऐसी कैसी स्कूल रहेगी? सो मुझे क्लासिफिकेशन की नीड तब होती है, क्लासिफिकेशन की नीड तब होती है जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है।
सो ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन कब करना है, कैसे करना है वो तो देख लिए, क्यों करना है वो भी देख लिए, है ना, लेकिन कब करना है, नीड, गरज क्या है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। सो जब हमारे पास में इंडिविजुअल का नंबर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, उसी समय हमें नीड होगी सिस्टेमैटिक स्टडी करने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने की। अब अगर किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट्स है किसी स्कूल के अंदर, तो वो स्कूल स्टार्ट होने से पहले वो असेंबली होती है, तो उस असेंबली में सब 1000 स्टूडेंट्स इमेजिन करो कि उस ग्राउंड पर, असेंबली के ग्राउंड पर वहां पर खड़े हैं और टीचर सामने डायस पर है, स्टेज पर है। तो क्या उन 1000 स्टूडेंट्स को ग्राउंड पर वहीं पर सिखाया जाना चाहिए? क्या वहां से वो डायस पे से, स्टेज पे से 1000 स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 7 to 16, ऐसे सब बच्चे 1000 स्टूडेंट्स वहां खड़े हैं, तो क्या इन 1000 स्टूडेंट्स को उस डायस पे से सिखाया जा सकता है? बताइए, जवाब दीजिए, मैंने आपको सवाल पूछा। 1000 बच्चे ग्राउंड पे खड़े हैं और टीचर स्टेज पर है, 7 to 15, 16 एज ग्रुप के 1000 स्टूडेंट्स हैं और वो डायस पे टीचर है। क्या वो टीचर उनको सिखा पाएगा? मैंने ये पूछा था कि वो 1000 बच्चे जो वहां पर है, उनको डायस पे खड़ा टीचर सिखा सकता है क्या? आंसर है यस। Why that particular teacher will not be able to teach? है ना, कि भाई क्यों नहीं सिखा सकते हैं? सिखा सकता है। जवाब यह है उसका कि जो कुछ सिखाया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा। यही तो वो अप्रोच है जो हम चाहते हैं कि 10th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को पकड़ में आ जाए। 1000 बच्चे ग्राउंड पर खड़े हैं, टीचर डायस पर से पढ़ा रहा है, सवाल था क्या वो सिखा सकता है? जवाब है यस। ये बात अलग है कि जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सब अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे थे। ऐसे ही एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए भी अपने को प्रॉपर वे में कुछ तो भी काम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? सो सिस्टेमैटिक स्टडी के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए हम लोगों को सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। ओके, तो अब देखेंगे क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। सो बहुत पुराने ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से ऐसा समझा जाता था कि ये पूरी धरती, पूरा विश्व जो है, ये 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना है। कैसे बना है? 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना हुआ है। 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, और ये 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स को हम लोग पंच महाभूत, ऐसा भी पंच महाभूत इससे भी जानते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी जो रहेंगे ना ओल्ड एज वाले, ये पंच महाभूत को जानते हैं। कौन कौन थे वो? स्काई, अर्थ, वाटर, और कौन कौन से? चलो बोलो, 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। एक मुझे और याद आ रहा है, फायर, एक छूटा है और वो है एयर। एयर, स्काई, अर्थ, वाटर, फायर, पूरी दुनिया इसी से बनी है, यही समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट होता गया, नए नए एलिमेंट्स फाइंड आउट किए जाने लगे, तो साइंटिस्ट लोगों को नीड महसूस हुई कि चलो बेटर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के लिए, सब्सटेंसेस के लिए क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद में मेटल्स और नॉन मेटल्स, ऐसे 2 क्लासेस बनाए गए। ये भी क्लासिफिकेशन थोड़ा इनएडिक्वेट लगा,
क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल दोनों की जैसी थी, जिनको आगे चल के हम लोगों ने मेटालॉइड्स कहा है। लेकिन फिर भी ये कॉमन ग्रुप हो गया मेटल्स, बहुत सारे एलिमेंट उसके अंदर आ गए। तो अब साइंटिस्ट लोगों में होड़ लग गई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। एक कुछ तो भी सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, और उस सिस्टमैटिक वे को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहला प्रयोग किया, डोबेराइनर। और उन्होंने किया था डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। According to Dobereiner's law of triad, he classified the elements in the group of 3, to which he gave the name triad. And his observation was that the atomic mass of the middle element is approximately equal to the average of the first and third element of the triad. तो सुनिए क्या क्या उसमें हेरा फेरी थी। There was a little bit trick in the definition which I have quoted just before few minutes. ये जो है ना टिपिकल एग्जाम्पल, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास इसका 7 है, इसका 39 है। अब सिखाया क्या जाता है आप लोगों को? परफेक्ट सिखाया जाता है, बुक में भी परफेक्ट है, आपके टीचर्स भी परफेक्ट पढ़ाए हैं। अभी बोलते समय मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया था, और ये छोटी सी मिस्टेक को आप लोगों ने पकड़ में लाना चाहिए, इसीलिए ये मिक्स ऑनलाइन मिशन का प्रयोग हम कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट। तो वो मिडल एलिमेंट का नहीं होता है, एटॉमिक मास को होता है। मैंने वो मेंशन नहीं करा था, और जिनके ख्याल में आ गया है उनका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया है। So atomic mass of the middle element is approximately equal to the average of the other two elements नहीं, approximately equal to the, बराबर सुनिए, approximately equal to the average of atomic masses of first and third element। दो एलिमेंट्स का एवरेज नहीं है, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। हर बार वो परफेक्ट आंसर नहीं आता। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक के दिए हुए ट्रायड्स को स्टडी करोगे तो जरूरी नहीं है कि जितना परफेक्ट आंसर इस ट्रायड में आया है वो हर एक ट्रायड में इतना परफेक्ट आंसर आएगा, जरूरी नहीं है। आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्रायड देखिए बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्रायड देखिए, आपके समझ में आएगा कि परफेक्ट एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट मतलब मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं है। इसलिए अप्रोक्सीमेट बोलना शायद जरूरी है परफेक्शन के हिसाब से। ओके, सो टिपिकली डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड क्या है फिर देखते हैं अपन कि केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the group of 3 elements, in which manner they were arranged? In the increasing order of their atomic masses, and what was the observation then? और ऑब्जर्वेशन क्या था वो इसके आगे का पार्ट है। ये जो 3 का ग्रुप बनाया उसको नाम क्या दिया था? ट्रायड। और ऑब्जर्वेशन मेन कंटेंट ऑफ द कंसेप्ट है। डोबेराइनर ऑब्जर्व्ड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ, ये है वो जो मैंने मिस कर दिया था, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट।
सो दिस इज डुबेरानर्स लॉ ऑफ ट्रायड। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक ऐसा आया कि दिस क्लासिफिकेशन बाय डुबेरानर अकॉर्डिंग टू द ट्रायड्स लॉ was applicable to lighter elements only. लाइटर एलिमेंट्स ओनली, मतलब जिनके एटॉमिक मासेस कम कम हैं उनके लिए तो ये डुबेरानर लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल हो गया। जैसे जैसे हेवियर एलिमेंट्स के तरफ अपन ने कोशिश की है एलिमेंट्स को ट्रायड बना के क्लासिफाई करने की, और जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन डुबेरानर ने किया उसको अप्लाई करने की, एनालॉजी देखने की किए, स्टडीज किए, तब पता चला कि ये अप्लाई नहीं हुआ। जितने कितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको इन ट्रायड के फॉर्मेट में ऑल अवेलेबल एलिमेंट्स इन 1813 इफ आई मिस्टेक नॉट, दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डुबेरानर्स he did this work somewhere around 1813 or 1817. ओके, टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन उन्होंने 3 ढूंढ के निकाले थे, टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन जो आपके बुक में दिए हुए हैं। ओके, तो ये सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया, लाइटर एलिमेंट्स को ही ये रूल एप्लीकेबल हुआ, ये इसका ड्रॉबैक था। और इसको ओवरकम करने के लिए इनके ही बताए हुए फंडामेंटल्स को पकड़ के एक दूसरे साइंटिस्ट ने 1866 में, न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रपोज किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रपोज किया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक के बड़े दर्दी थे, म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था। तो न्यूलैंड ने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन किया कि जैसा कि डुबेरानर ने किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ऐसे ही न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। क्या किया इन्होंने भी, एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic masses. बस थोड़ी सी उसके अंदर एडजस्टमेंट कर डाली उन्होंने, एज इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, एज इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। मतलब जैसे कि हम संगीत में देखते हैं अलग अलग सुर है, सा रे ग म प ध नी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब नी के बाद में जो सुर आएगा, 8th सुर आएगा, वो फिर से सा ही आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को भी अरेंज किए उन्होंने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एज इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। एंड व्हाट डिड ही फाइंड, न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट, इस क्लासिफिकेशन का जो भी टेबल उन्होंने बनाया था न्यूलैंड ने, उस टेबल में का हर पहला और 8वां एलिमेंट सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है, शो करता है। सो जैसे कि हर पहला और 8वां सुर से में, ऐसे एलिमेंट्स को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करने के बाद हर पहला और 8वां एलिमेंट सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टी वाला आता है। ओके, सो आगे की स्टोरी यहां तक तो बता दिया, एज इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। एंड देन व्हाट डिड ही फाइंड, ही फाउंड दैट एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये था न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव का ऑब्जर्वेशन। सो गो ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एज इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, एंड द ऑब्जर्वेशन इज दैट एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे न्यूलैंड ने सक्सेसफुली कैल्शियम तक ही
एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया अप टू कैल्शियम। एटॉमिक नंबर जो है ना कैल्शियम का, वो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका एटॉमिक मास जो है वो है 40। क्या डिफरेंसेस होते हैं जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टीचर पढ़ाते हैं और आप जब टिपिकली बोर्ड पैटर्न के लिए पढ़ते हो, ये डिफरेंसेस तो आपको दिखा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही आप लोगों की लाइफ बनने वाली है। ये इंफॉर्मेशन जो कुछ मैंने बताई आपको बिल्कुल सच सच है। और अब मुझे एक आपसे जवाब चाहिए। सवाल है, हाउ मेनी एलिमेंट्स न्यूलैंड क्लासिफाइड? 56 एलिमेंट्स, वेरी करेक्टली सेड। इसमें से कितने एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल हो गया था? मैंने कहा कैल्शियम तक क्लासिफाई कर पाए थे वो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर भी बताया, शुरुआत हुई थी हाइड्रोजन से और एंड हुआ है कैल्शियम पर। तो टोटल कितने एलिमेंट्स को न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव सक्सेसफुली अप्लाई हुआ? देखिए, इस समय इनर्ट गैस एलिमेंट्स मालूम ही नहीं थे, अवेलेबल ही नहीं थे। हमने क्या सोचा, हाइड्रोजन से लेके तो कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 1 से लेके तो 20 तक 20 एलिमेंट्स आ गए, लेकिन इसमें हीलियम, नियॉन और एर्गॉन ये 3 एलिमेंट्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 17। लेकिन पहले अटेम्प्ट में मेरे बच्चों आप लोगों ने 20 ही सोचा होगा। पहले अटेम्प्ट में शायद आप लोगों ने 20 सोचा होगा, जो एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। तो हमने लॉ भी देखा, उस लॉ पर आधारित बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने आपको बताया। स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये हो गया बोर्ड पैटर्न का सवाल, डेफिनेशन। और इसी पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है तो ये था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड सक्सेसफुली बाय न्यूलैंड। दूसरा बनेगा अप टू विच एलिमेंट, वो आएगा अप टू कैल्शियम। और हाउ मेनी एलिमेंट्स तो आना चाहिए 17। ओके, सो आज यहां पर मैं रुकता हूं। जय हिंद।